Hello and good morning to all of you. Welcome to Mindscape GS. This is the sixth lecture of our Indian Polity series for SSC and Railway exams. आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी का। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल मैटर है भी नहीं, इसमें आपको फैक्चुअल चीज़ देखना है, ठीक है। आर्टिकल्स याद रखने हैं। इस वीडियो में मैंने इन दोनों चैप्टर को हाथ से लिख लिख के पढ़ाया है, ओके, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी मदद मिले और आपको समझ में भी आए, ठीक है। जितना हो सकता है, जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना कंटेंट इस वीडियो में है, ठीक है। ये वीडियो के बाद आपको DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी का अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, अगर याद कर लीजिए तो, ओके। तो कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इस वीडियो के लास्ट में PYQs हैं, ठीक है। PYQs का एक झलक देख लीजिए आप लोग। ये है इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। तब आप देखिएगा कि आपसे कैसे कितना क्वेश्चन बन पा रहा है ना। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। सो हम लोग करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP और साथ ही फंडामेंटल ड्यूटी भी। सबसे पहले लिखेंगे इसी को हम लोग शॉर्ट में DPSP बोलते हैं, ओके। ये है क्या, इसका डिफिनेशन नोट साथ साथ बनाते जाइएगा, पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे। तो लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम है DPSP। इसे पार्ट 4 में इंक्लूड किया गया है, ये भी लिख लेंगे। आर्टिकल क्या है इसका, सिंपल शब्द में बोलें तो DPSP एक ऐसा सेट ऑफ पॉलिसी है जो कि सरकार को ये बताता है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए क्या कर सकता है। हालांकि सरकार इस पर बाध्य नहीं है कि वो ऐसा करे ही, ठीक है। तो जब सरकार को ठीक लगता है, दूसरा कि जब उसको उतना रिसोर्स उसके पास मौजूद होता है, तब वो लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, DPSP इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर सरकार के पास एडिक्वेट रिसोर्स होता है तो आप डिमांड कर सकते हैं, मतलब सरकार अपने आप इसको इम्प्लीमेंट कर देगी। इन्फ्लुएंस कहाँ से है ये, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लाया कहाँ से गया है। बहुत छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे बहुत सारा। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अडॉप्ट किया गया था। दूसरा बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओके। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लाया गया और फिर वहाँ से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट इसको एंट्री मिला, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। दूसरा इसका फिलॉसफी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गांधीयन। अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, सारे आर्टिकल्स लिख लेते हैं इससे रिलेटेड, ओके। इधर लिख लेंगे आर्टिकल्स और इधर लिख लेंगे मीनिंग। ये क्या, उसमें कंटेंट, ओके। सबसे पहला है आर्टिकल 36 से 51 है ना, सबसे पहला 36
36 डिफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। याद है आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट का पहला आर्टिकल था, तो वो भी स्टेट के डिफिनेशन के बारे में बात करता है। दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 में। इसके बाद आर्टिकल 37, आपको बस फैक्चुअल आंसर याद रखना है, आपका रिटन पेपर होने वाला नहीं है, इसलिए हाँ बस फैक्ट याद रखिए कि कंटेंट क्या है, कोर याद रखिए कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ लिखा गया है। ओके, 37 बोलता है क्या कि पार्ट 4 आर्टिकल 37 ये बोलता है कि पार्ट 4 में जो DPSP लिखा हुआ है उसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकती, मतलब आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते अगर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि पहला है आर्टिकल 38 में। और जस्टिस, आर्टिकल 39 बोलता है कि ये 39 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 39A इम्पोर्टेंट है। ओके, ये फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। 41 वेलफेयर गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, 42 बात करता है सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43 लिविंग वेजेस एंड decent standard of life। 43 A ये बात करता है, जो भी ए ऐसे करके देख रहे हैं सब क्लाउज के रूप में लिखा गया है, इसको जान लीजिए कि अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया, इनिशियली इसका पार्ट नहीं था। ओके, और 46 जो कि SC ST और इनको एक्सप्लोटेशन से बचाने के लिए। ठीक है, 47 जो कि न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी सबको एक एक करके हम लोग समझेंगे। 48 जो कि
एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, (48A) वाइल्ड एनिमल, ठीक है, मतलब वाइल्ड लाइफ बोल सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। 49th बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, और कोई नेशनल इम्पोर्टेंट का कुछ है तो उसको भी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। लास्ट के दो ऊपर कर लेते हैं, ओके। 58th जो है ये बात करता है जुडिशियरी शुड बी सेपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव। अभी एकदम चुपचाप से लिख लीजिए, उसके बाद अभी एक एक करके सबको समझेंगे। 51 आर्टिकल कहता है कि द स्टेट शैल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बस इतना सही है DPSP, ओके। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 36 जो कि स्टेट की डिफिनेशन के बारे में बात करता है। वही स्टेट का स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गन्स है, या फिर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो गया, लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो गया, ये सब स्टेट के डिफिनेशन में फॉल करता है। आर्टिकल 37 जो कि बोलता है कि पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में हम लोग यहाँ पे लिखे ना, पार्ट 4 में DPSP है, तो ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 38 जो कि फर्स्ट DPSP है, जो कि बोलता है कि लोगों का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। आर्टिकल 39 ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस बोलता है कि सारे पॉलिसी हैं। आर्टिकल 39A, अगर A लिखा हुआ है किसी में भी तो समझ जाइए कि वो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। यहाँ पे एक छूट गया 43B, ओके, 43B रह गया था। 43B बोलता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव, तो ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, ओके। तो 39A बोलता है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। ये पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात करता है। ये फ्री लीगल एड, जैसे कि कोर्ट में अगर आपको केस रखवाना है, अपना केस लड़ना है, तो आपको फ्री में वकील मिलेगा, ठीक है, जिसको कि PP बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 40 जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है। 41 वेलफेयर, ठीक है, और पेंशन वगैरह जो है, या फिर ऐसे पब्लिक असिस्टेंस, ये सारा 41 में ही है, आर्टिकल 41 में। 42 जो कि जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन के बारे में बात करता है। साथ ही मैटरनिटी रिलीफ, मतलब कोई अगर प्रेग्नेंट है कोई लेडी, तो उसको उस हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, वर्क में उतना मतलब आराम मिलना चाहिए, है ना। मैटरनिटी लीव वगैरह सब इसी में है। 43 जो कि लिविंग वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है। तो अभी जो लेबर लॉ वगैरह आया है सब इसी से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, ओके। उसके बाद 43A है जो कि वर्कर्स के पार्टिसिपेशन का बात करता है मैनेजमेंट में, ठीक है। अब ये कैसे, तो आप बोलोगे लेबर्स को मैनेजमेंट में कैसे पार्टिसिपेशन मिलेगा, तो लेबर जरूरी नहीं है लेबर्स, ठीक है। जैसे कोई कंपनी का मैनेजर है, ठीक है, HR है, तो वो भी कंपनी का वर्कर ही है, तो उसको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। उसके बाद 43 का भी जो कि कोऑपरेटिव के प्रमोशन के बारे में बात करता है, इसको भी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। 44 ये करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। और इससे हमको 2 स्टेट का नाम याद रखना है, एक गोवा और दूसरा उत्तराखंड, ठीक है। आया था पहले गोवा में, लेकिन इम्प्लीमेंट सबसे पहले उत्तराखंड में हुआ। 45 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, एंड एजुकेशन, तो मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वैसा केयर मिलना चाहिए। दूसरा, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना हर गार्जियन के लिए कंपलसरी है, ठीक है।
अब बोलेंगे कंपलसरी है तो इसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि चूँकि ये DPSP है तो आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। 46 SC एंड ST का एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, ठीक है। 47 जो कि न्यूट्रिशन, ये थोड़ा गांधीयन फिलॉसफी है, क्योंकि जैसे कि अल्कोहल बैंड है, ठीक है, 2 स्टेट में है ना, गुजरात और बिहार में, तो ये सब इसी से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन, इंटॉक्सिकेंट को प्रोहिबिट करना, ये सारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना, ये सारा आर्टिकल 47 से रिलेटेड है। 48 बात करता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, ठीक है, ये तो इतना समझते होंगे। 48A बात करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में। 49 बात करता है जो भी राष्ट्रीय धरोहर है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, या ज़रूरी नहीं कोई बिल्डिंग है या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जैसे कि अशोक स्तंभ हो गया, है ना, तो ये सारा चीज़ जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है उसको आप डैमेज नहीं कर सकते, आपको उनकी रक्षा करनी है, आपको नहीं, स्टेट को। 58 बात करता है तो 50 को थोड़ा सा ट्रिक है कि याद रखिए, 50-50 मतलब आधा आधा, तो मतलब इसमें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करता है। जुडिशरी मतलब समझते होंगे, जुडिशरी मतलब जैसे कि कोर्ट वगैरह हो गया, और एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ लेजिस्लेचर बनाती है, ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, और अगर उसको कोई तोड़ता है तो उसको पनिश करने का काम होता है जुडिशरी का। आर्टिकल 51 थोड़ा शुभ जैसा लगता है ना, कि 51 रुपये का दान वगैरह देते हैं, तो बस शुभ काम करना है इसमें, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है स्टेट को। तो बस इतना ही था DPSP, ओके। अब चूँकि हम लोग DPSP को देख चुके हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी अमेंडमेंट्स हुआ है इसमें, या जिस भी अमेंडमेंट के थ्रू कोई भी DPSP को ऐड किया गया है तो वो हम लोग जानें, ओके। क्योंकि नीड के अकॉर्डिंग बस समय समय पर DPSP को अमेंड किया गया, उसमें जो भी ऐड करना था उसको ऐड किया गया। अब हम लोग देखेंगे किस अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा DPSP ऐड किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला बार अमेंड कब हुआ था? 1976 में, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था ये? 1976 में। कौन सा ऐड किया गया? 39F, ओके। और क्या ऐड किया गया? 39A। और क्या ऐड किया गया? 43A। ये सब हम लोग अभी देख चुके हैं, ये इसमें क्या लिखा हुआ है। और क्या ऐड किया गया? 48A। तो ये सारे ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ईयर याद रखिएगा कौन सा किया गया, 39, 43 और 48, ओके। सेकेंड है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आया था? 1978। ये इंदिरा गांधी लेके आई थी। फिर इसमें जो भी मतलब इतना सारा बदलाव किया गया था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसी में सुधार करने के लिए जो उसमें मतलब फॉल्ट्स था उसको ठीक करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ था? तो इसमें 38(2) और क्या, तो बस इतना ही, 38 को 2 इसमें ऐड किया गया। उसके बाद थर्ड 86th। ये सब इम्पोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये कब आया था? 2002 में, ठीक है। ऐड क्या क्या किया गया? ऐड नहीं किया गया था, मॉडिफाई किया गया था, बस याद रखिए, मतलब टेक्स्ट को बदला गया था, मॉडिफाइड टेक्स्ट। किसका? 45। हम लोग याद कीजिए ज़रा सा कि फंडामेंटल राइट में 21 का ए हम लोग याद किए थे कि उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ठीक है। तो वो किससे रिलेटेड था? तो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, है ना। तो ये भी 45th आर्टिकल भी क्या है? बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें टेक्स्ट को मॉडिफाई किया गया था, मतलब कुछ चेंजेस लाए गए थे। क्योंकि एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल आंसर नहीं लिखना होता, इसलिए हम लोग उतना भी ज़्यादा डीप में नहीं करेंगे कि मतलब आपके लिए जो कि बेकार हो जाए। फोर्थ है इसके बाद फिर 43 का बी को ऐड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि कोऑपरेटिव्स को
फॉर्म कोऑपरेटिव से रिलेटेड एक आर्टिकल ऐड किया गया 43B। कब आया था ये? 2011 में। इसमें कोऑपरेटिव से रिलेटेड कौन सा हम लोग पढ़े थे? DPSP 43B। तो ये था अमेंडमेंट। ओके, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये सारे याद रखिएगा। ये सेट है 39F, 39A, 43A और 48A। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, फ्री लीगल एड से रिलेटेड है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था ये सारा। ठीक है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं गया, लेकिन DPSP को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू जो भी उसका आइडिया है। ठीक है, उस आधार पे 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है DPSP को। ठीक है, 3 पार्ट क्या है? पहला गांधीयन, जो भी DPSP का आइडिया गांधी जी के फिलॉसफी से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब उसको रिजेंबल करता है, तो उसको गांधीयन फिलॉसफी बोला जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है? तो आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47। गांधी जी बोलते थे ना लीकर छोड़ो, तो 47th में क्या है? न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है। ठीक है, इंटॉक्सिकेंट को प्रोहिबिट करना है, तो ये 47 से रिलेटेड हो गया। 48 दूसरा सोशलिस्ट, तो जो DPSP सोशल वेलफेयर के बारे में बात करता है उसको सोशलिस्ट DPSP बोलते हैं। अगेन याद रखिएगा कि ये सब कहीं पर मेंशन नहीं है, बस उसके आइडिया के हिसाब से उसको क्लासिफाई कर दिया गया है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी। आर्टिकल क्या है इसका? 38, 39, 39A, 41, 42, 43rd, 43A, 47th। और जो DPSP थोड़ा मॉडर्न फिलॉसफी के बारे में बात करते थे उनको लिबरल के कैटेगरी में रखा गया। लिबरल, ठीक है, लिबरलिज्म कर लीजिए। ये कौन कौन से हैं? जैसे कि आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, 45th, 48, 48A, 49th, 50, 51। ठीक है, तो ये UCC हो गया, ये एजुकेशन वाला हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन हो गया, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हो गया, मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन हो गया। तो ये सारा क्या है? लिबरल आइडियाज़ है ना, मॉडर्न चीज़ के बारे में बात करता है। कुछ कॉमन है, जैसे कि इसमें 47 गांधीयन भी है, 47 सोशलिस्ट भी है। ठीक है, 43 यहाँ भी है, 43 यहाँ भी है, तो ये सारे कॉमन हैं। ठीक है, तो बस क्लासिफिकेशन याद रखिए 3 तरह का होता है। ठीक है, आर्टिकल उतना मतलब पूछा जा सकता है, हमेशा नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाएगा कि क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। जहाँ DPSP गवर्नमेंट को बताता था कि उसे पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स को बतलाता है कि वो कंट्री के लिए क्या कर सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला बात, DPSP एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं। ठीक है, बाद में इसको ऐड किया गया था। इसके पीछे भी कहानी है। एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि DPSP को एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ऐड नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है कि इसको टू बी अंडरस्टूड माना गया। ओके, क्योंकि ये मान लिया गया था कि ये कॉमन चीज़ें हैं, लोग इसको खुद ब खुद अपना दायित्व समझेंगे। ठीक है, लेकिन
लोगों का तो पता है ना। तो इसलिए इसको फिर संविधान में संशोधन करके, कौन सा संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इंदिरा गांधी के टेन्योर में इसको ऐड किया गया था। किसके रिकमेंडेशन पे आया था फंडामेंटल ड्यूटी? तो स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। कब? 1976 में। इन्होंने 10 फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंड किया था, ड्यूटीज ऐड किया गया, ठीक है। फिर एक और बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। तो अभी करेंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। कहाँ है फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन? तो पार्ट 4A, ठीक है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A, इसी के सब क्लाउज में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। 51 जो कि एक DPSP था, उसके बाद 51A जो कि पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। कैसे ऐड किया गया? तो इसमें संविधान में संशोधन लाया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। (1976), ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, कुछ रिकमेंडेशन, जैसे कि उन्होंने ज़्यादा रिकमेंड किया था, एट 10 को किया गया था, ठीक है। जैसे कि ड्यूटी टू पे टैक्स, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ड्यूटीज, वेयर नॉट इनकॉर्पोरेटेड। अगर ये पेनल्टी वाला रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता तो फिर फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सेबल बन जाता, ओके। और इन 2002 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, मतलब 51A का सब क्लाउज K, ठीक है। वन मोर एडेड, ठीक है। सोर्स कहाँ से है? सोर्स USSR बोलते हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक जापान, एक ऐसा जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जहाँ पे नागरिकों को क्या करना है, जहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन को वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे इन्फोर्सेबल भी है, इसीलिए वहाँ पे देखिएगा कि हर चीज़ पब्लिक का जो भी है वो हर चीज़ ऑर्डर में रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सारा 51A में है, इसी का सब क्लाउज A है जो कि बोलता है, इसके लिए नेमोनिक्स भी है, ठीक है। ए फॉर ऐसे मतलब उतना ज़्यादा नेमोनिक्स भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक। इसको भी याद रखना बहुत टिपिकल हो जाता है, सीधा सीधा याद रट के याद कीजिए, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और रिस्पेक्ट करना है किसका? जो भी आइडियल्स हैं देश के, नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथेम का, तो आर्टिकल 51A का जो पहला फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये बोलता है कि जो भी देश के आइडियल्स हैं, जैसे कि जो फ्रीडम फाइटर थे या जो भी लॉ मेकर्स थे, उन लोगों का, प्लस नेशनल फ्लैग का, चाहे नेशनल एंथम है, इन सारी चीज़ों का आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा भी ये बोलता है टू चेरिश द नोबल आइडियाज, चेरिश एंड फॉलो the noble ideas which inspired our national struggle for freedom, ठीक है। तो जो भी मतलब नोबल आइडियल्स थे, उनका जो भी फिलॉसफी था, जैसे कि गांधी जी हो गए, ठीक है, भगत सिंह हो गए, तो उनको जो भी फिलॉसफी था उसको फॉलो करना, ठीक है। तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है।
सी का सी बोलता है कि देश के सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इस ये फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएस भी बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स, दूसरा यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, और अब तो बिल और अमेंडमेंट ये सब से भी क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है, मनी बिल वगैरह से। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखना फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ मेंशन है, थोड़ा थोड़ा याद रखिए कि किस में कौन से सब क्लाउज में क्या है। डी से डिफेंड द कंट्री, ठीक है, या जो नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए तब आपको जाना है, ठीक है। जैसे कि आपको बोला जाए कि युद्ध लड़ना है, तलवार उठाओ तो उठा लेना। विन अपॉन टू डू सो, ई हारमोनी मेंटेन करना है, ठीक है, ये नहीं कि लड़ रहे हैं सबसे। टू प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा बना के रखना है। ठीक है, मतलब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, या मराठीज़ को बताया जाए, है कि नहीं, ये सारा कुछ ई में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद एफ से, एफ में क्या है, तो जो भी रिच हेरिटेज है, जैसे कि हम लोगों का ताजमहल हो गया, ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। या जैसे हम लोगों का कोई भाषा ही है, ठीक है, उस सबको भी प्रोटेक्ट करना है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे टू वैल्यू, बेइज्जत नहीं करना है, रेस्पेक्ट देना है, वैल्यू देने से मतलब वही है, एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ओके, इसी का जी बोलता है कि जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, सबको आपको प्रोटेक्ट करना है और उसको बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि पेड़ काट रहे हैं, पेड़ आपको लगा सकते हैं, काटिए मत। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, या फोस्टर लिख लीजिए। लाइक फॉरेस्ट, rivers, wildlife and living creatures। एच बोलता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ओके, तो एच बोलता है क्या कि आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ठीक है। कैसे होगा, जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो पढ़ना भी आपका एक दायित्व है। आई क्या है, टू सेफ गार्ड
पब्लिक प्रॉपर्टी, पार्क में अगर कुर्सी रखा हुआ तो उसको चुरा के भागना नहीं है, पार्क में अगर कोई स्टैचू है तो उसको तोड़ना नहीं है, गांधी जी का चश्मा लेके नहीं भागना है। तो जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी का चीज़ है उसको आपको नहीं करना है, मतलब डैमेज नहीं करना, उसको प्रोटेक्ट करना है। 2, और वायलेंस नहीं करना है, एब्जॉर्ब वायलेंस, ठीक है। तो जो वायलेंस है उसको त्यागना भी है। जे बोलता है टू स्ट्राइव टुवर्ड, इसमें बस इतना याद है कि साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। कोड मतलब बस जो कोर है ना इसका, बस उसको याद रखिए, पूरा रटने की कोशिश कीजिएगा, लाइन बाय लाइन नहीं होगा, ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर, हर चीज़ में आपको एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, मतलब आपका दायित्व है कि आपको हर चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है। स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा पूछा, बस इतना ये कोड याद रखिए। के, जिसको कि ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, ये बोलता है कि जो भी पेरेंट्स और गार्जियन है, हु इज़ ए पेरेंट एंड गार्जियन और गार्जियन, क्योंकि जो पेरेंट होंगे वो गार्जियन तो होंगे ही, गार्जियन टू प्रोवाइड opportunities for education to his child, ठीक है। कम से कम 6 से लेके 14 साल तक। तो बस आपको इसमें कोड याद रखना है, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें याद रखना, एजुकेशन, ठीक है। के बात करता है एजुकेशन के बारे में। अब चूँकि आप इन दोनों चैप्टर का थ्योरी को पढ़ चुके हैं तो अब क्वेश्चंस कीजिए, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद डीपीएसपी। तो बहुत इजी है ना। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, ओके। तो पार्ट 4 हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। किसके रिकमेंडेशन से आया था? तो सांथनम कमेटी, सरकारिया कमेटी और स्वरण सिंह कमेटी और इंदिरा गांधी कमेटी। तो बहुत इजी है, स्वरण सिंह कमेटी, है ना। थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा फिर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हल्का होता है ना। अब थर्ड क्वेश्चन है द रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज़, ये क्या है? ये हम लोग पढ़े थे ना फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी में, है ना। पार्ट 51A का सब क्लॉज ए, उसमें हम लोग पढ़े थे कि फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम लोग को नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और जो नोबल हैं देश के उनका रिस्पेक्ट करना है। फोर्थ क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शंस लगता है कट हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। कब किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है पार्ट 3A में। पार्ट 3A ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। पार्ट 4A में इसको इंक्लूड किया गया है, आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें बस एक स्टेटमेंट सही है कि ये जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ओके। तो पहला है प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। दूसरा है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन साइंटिफिक रिसर्च टू विन इंटरनेशनल फेम, ठीक है। हमको लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से हालांकि 3 है, ठीक है। पहला टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये है। सेकंड टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है। जो इंटरनेशनल फेम वाले बात है, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी होता नहीं है। पार्ट 4 इसमें 4th नंबर में लिखा हुआ है टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, है ना। फंडामेंटल ड्यूटी D नंबर हम लोग याद किए थे ना कि डिफेंड करना पड़ता है कंट्री को। 6th है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ DPSP इन इंडिया। तो
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इन्फोर्सेबल तो है ही नहीं, है ना। ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि डीपीएसपी आर सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स इन ऑल सिचुएशन। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने का एक ट्रिक होता है, जिसमें अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग मैक्सिमम केसेस में हमेशा नहीं बोल सकते, ठीक है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, गलत होता है, तो ये गलत है, ठीक है। सारे सिचुएशन में ये सबऑर्डिनेट नहीं होता फंडामेंटल राइट का। ये थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आप में थ्योरेटिकल आंसर होता नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में बतलाए भी नहीं थे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि सर्टेन DPSPs हैव गिवन प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है कि द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर एस्टैब्लिश्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। पंचायती राज का जिक्र हम लोग कौन से DPSP में पढ़े थे ना, आर्टिकल 40 है ना, उसमें पंचायती राज के फॉर्मेशन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटी। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 43B, जो कि एक DPSP है। फंडामेंटल ड्यूटी में तो ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये हम लोग को मिल गया करेक्ट, है ना। जो हम लोग DPSP में 48 आर्टिकल नंबर 48 पढ़ते हैं, है ना। फंडामेंटल ड्यूटी में 51A का G, है ना। तो उसमें यही प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट के बारे में बात किया गया है। थर्ड है कि गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन। तो ये 45th आर्टिकल है ना, ये भी एक DPSP है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। और UCC आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, सिर्फ DPSP है, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसके टेन्योर में लाया गया था फंडामेंटल ड्यूटी को, राजीव गांधी के? नहीं, इसमें 86। ऐसे आप याद रखिए, फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कब कैसे किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, है ना, 2002 में। राजीव गांधी के टेन्योर में एंटी डिफेक्शन वाला लॉ आया था। इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। फोर्थ मनमोहन सिंह, ये भी इनकरेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन जो है इंदिरा गांधी, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51A। बहुत ईजी क्वेश्चन है। द आइडियल्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंश्राइंड इन इट्स, ठीक है। वेलफेयर स्टेट से मतलब है कि वैसा कौन सा ऐसा सेट है जिसमें कि लोगों के वेलफेयर के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो सीधा सा बात है DPSP, है ना। DPSP एक ऐसा सेट ऑफ पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट को ये बतलाता है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए क्या कर सकता है ना। प्रियम्बल से क्यों ही होगा, फंडामेंटल ड्यूटी तो सिटीजन्स के लिए है। 7th शेड्यूल में क्या है, ये आप लोग कमेंट्स में बतला दीजिए, ठीक है। आर्टिकल 44 बहुत ईजी, UCC का है, तो ये तो आंसर ही लिखा गया, है ना। ये तो बहुत मतलब ब्लंडर हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव करेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।